जय हिंद। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और तैयारी बढ़िया चल रही है। स्टूडेंट्स, इंडियन पॉलिटी जो बुक है उसका 7th एडिशन लॉन्च हुआ है और इसमें कुछ नए चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि इंडियन पॉलिटी जो बुक है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नोन एज बाइबल फॉर यूपीएससी एंड स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस बुक को पढ़ना और एग्जाम क्रैक करना दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं फिर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं, एम लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी बुक है उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी को पता है कि हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और सभी लोग यही बुक हमें रिकमेंड भी करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 6 से 12th तक की जो एनसीईआरटी होती है पॉलिटिकल साइंस की, आपने उनको एक बार कवर कर लिया होगा तो आपका जो बेस होता है वो स्ट्रांग हो गया होगा। और अब हम एक नई सीरीज शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। हर एक जो लेक्चर होता है वो हम लेकर आएंगे और आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता चलेंगी। तो आप सभी को पता है कि ये बुक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है ना, आप एक आम नागरिक हैं, आपको अपने अधिकार के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें आपको क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या आपके दायित्व हैं, ठीक है ना, क्या ड्यूटीज हैं, क्या राइट्स, वो सारी चीजें भी आपको पता होना इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए इंडियन पॉलिटी को जानना और पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, कैसे वो इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है ना, और कैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, कैसे उन्हें इलेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना, गवर्नर की पोस्ट क्या होती है, सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आज से जो है हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, अगर आपके पास ये बुक है तो आपको पता होगा कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो इंडियन पॉलिटी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में दिया गया है। यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के पहले हमारे पास क्या अधिकार थे, क्या राइट्स थे, क्या नहीं थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स कैसे रूल कर रहे थे, उन्होंने कौन कौन से एक्ट पास किए, क्या नियम कानून उन्होंने बनाए हुए थे, ये सारी चीजें भी हमें पता होना इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, शॉर्टकट में अगर पढ़ना होगा तो ये आपके लिए बिल्कुल भी वीडियोस या फिर लेक्चर नहीं होने वाले, क्योंकि हमें डिटेल में पता होना जरूरी है। इंटरव्यू में आपसे शॉर्टकट में कोई भी चीजें नहीं पूछी जाती हैं, आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं। तो डिटेल में पता होना चीजें आपको जरूरी होता है। ठीक है, चलिए, तो पहला चैप्टर, पहली लाइन अगर आप देखेंगे इस बुक में तो कहता है द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स। जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है ना, जो अंग्रेज थे, हमारे भारत में एज अ ट्रेडर आए हुए थे। एक व्यापारी के रूप में वो हमारे इंडिया में उन्होंने एंट्री की हुई थी इन 1600। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये किस रूप में आए थे, एक कंपनी के रूप में, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे। देखिए सिंपल सा है, जैसे सपोज करिए कि हमारी अभी यहाँ रिलायंस फ्रेश की जो रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस डिजिटल है, या फिर टाटा की जो कंपनीज है, उनका हेडक्वार्टर सपोज करिए हमारे इंडिया में है। पर वो अपने व्यापार को किसी और कंट्री में भी चलाना चाहते हैं तो कुछ वो सब हेडक्वार्टर्स फिर सब कंपनीज वहां चलाते हैं, या फिर जो अलग अलग ब्रांचेस होती हैं उसको वहां पे स्टेब्लिश करते हैं और अपने व्यापार को चलाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है ना, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया और उन्होंने कहा वी आर हियर फॉर ट्रेड, हम यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए। ठीक है, एक कंपनी के रूप में आए हुए थे और उनका कहना था कि हम यहाँ से व्यापार करने के लिए आए। ठीक है, आगे देखते हैं, विच हैड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया। अब इनके पास क्या था, एक्सक्लूसिव राइट था। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है, अदर कंपनीज आर नॉट अलाउड। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में सिर्फ और सिर्फ यही व्यापार कर सकती है और कोई व्यापार कंपनी नहीं कर सकती है। ठीक है, इट कैन बी कॉल्ड मोनोपोली। ठीक है ना, आप इसको एकाधिकार भी कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पे व्यापार करेगी और कोई व्यापार नहीं करेगा। ठीक है, अंडर अ चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। अब इनको जो ये चार्टर दिया गया था ना, ये जो अधिकार दिया गया था वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने दिया हुआ था। ठीक है, जैसे अभी क्वीन की डेथ हुई थी, प्रिंस चार्ल्स शायद अभी वहाँ के जो ब्रिटिश के हैं वो किंग है। ठीक है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वहाँ पे, पर जो किंग होता है और क्वीन होती है वो हमारे हेड होते हैं। ठीक है ना, वहाँ के। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए कहता है कि इंडिया में जो स्पेशल राइट्स दिए गए थे कि आप ही बस व्यापार करेंगे, वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने दिया हुआ था। इन्होंने ये अधिकार उनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन 1675, 1765 में क्या होता है? द कंपनी विच टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन। जो 1765 का समय था, उस टाइम तक कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था, वो एज अ ट्रेडिंग फंक्शन के रूप में काम कर रहे थे। यानी अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यापारी के रूप में ही काम कर रहे थे। उन्होंने यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाने शुरू किए थे। किसी क्षेत्र पे अपनी सरकार, या फिर आप ये कह सकते हैं अपनी जो अधिकार होता वो स्थापित अभी नहीं किया था। ठीक है ना? लेकिन 1765 के बाद क्या होता है? ऑब्टेन द दीवानी। अब यहाँ पे देखिए वो दीवानी मस्तानी वाला नहीं है। ठीक है ना? चलिए, तो दीवानी क्या होता है? एक फरमान टाइप का होता है, आपको राइट्स दे दिए जाते हैं। ठीक है ना? कि हाँ आप ये व्यापार यहाँ पे कर सकते हैं, आपको टैक्स नहीं देना होगा, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन में थोड़ी बहुत छूट दे दी जाएगी, जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, जैसे आप ये कह सकते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो होते हैं, उनको थोड़ी बहुत फ्रीडम दी जाती है कि आप टैक्स मत पे करिए, व्यापार करिए। ठीक है ना? इस तरीके से। तो यहाँ पे कहता है कि 1765 तक क्या था, कि जो ये कंपनी थी, विच टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन, अभी तक इनका काम क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडर्स के रूप में काम कर रहे थे, व्यापारिक गतिविधियां कर रहे थे। ठीक है, ऑब्टेन द दीवानी। लेकिन 1765 में क्या हुआ? इन्होंने दीवानी ऑब्टेन कर लिया। ठीक है ना? दीवानी का मतलब क्या होता है? राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। ये रेवेन्यू जो है, टैक्स कलेक्शन काम यही कंपनी करेगी, और जस्टिस भी एक कंपनी प्रोवाइड कराएगी। अगर मान लीजिए कुछ लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत आती है, कुछ भी आपको समस्याएं हैं, उसका निर्णय कौन करेगी? कंपनी करेगी। ठीक है ना? कंपनी के जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो इस काम को परफॉर्म करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे राइट्स होते हैं। ठीक है ना? जो हमारे अधिकार थे रेवेन्यू के ऊपर, कि रेवेन्यू कलेक्शन कौन करेगा, टैक्स कौन कलेक्ट करेगा। ठीक है ना? एंड सिविल जस्टिस, और जो है तो न्याय कौन प्रोवाइड कराएगा, जस्टिस कौन देगा। ये अधिकार अब किसको मिल गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। तो व्यापारिक गतिविधियों के अलावा अब ये रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम भी कर रहे थे, और हमें साथ ही साथ जस्टिस भी प्रोवाइड करा रहे थे। ठीक है ना? अब इन्होंने अपने वर्क को, अपने काम को सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रखा, अदर क्षेत्र में एक्सपेंड कर दिया था। इन्होंने बढ़ा दिया था। ठीक है, और कहाँ कहाँ का दीवानी राइट्स मिला हुआ था? आप यहाँ पे देख सकते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। ठीक है ना? उड़ीसा लिखा हुआ, पहले उड़ीसा ही कहा जाता था, उड़ीसा अभी नाम हुआ। तो बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का, इन्हें क्या था? दीवानी राइट्स मिल गया था। ठीक है ना? कि रेवेन्यू कलेक्शन और जो जस्टिस प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी है, वो अब ये कंपनी परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दिस स्टार्टेड इट्स करियर एज अ टेरिटोरियल पावर। और इसके बाद क्या होता है कि इन्होंने अपना जो, मतलब आप ये कह सकते करियर है, ठीक है ना, एक टेरिटोरियल पावर के रूप में स्टैब्लिश किया। जिस क्षेत्र में इनको अधिकार दिए गए थे, अब वो एक पावरफुल एंटिटी के रूप में इवॉल्व हो रहे थे। ठीक है ना? टेरिटोरियल पावर यानी उस क्षेत्र के ये सबसे पावरफुल इंसान बन रहे थे। इंसान तो नहीं कहूंगा, पावरफुल ऑफिशियल्स हो गए थे, फिर पावरफुल कंपनी बन रही थी धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन 1858 में क्या होता है? इन द वेक ऑफ द सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉय म्यूटिनी आप सभी को पता होगी। 1857 में जो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ठीक है ना, मंगल पांडे, इन सभी ने मिलकर एक विद्रोह किया हुआ था। इसी को हम लोग सिपॉय म्यूटिनी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पता होगा 1858 में क्या हुआ। आप ये कह सकते 1857 भी, लेकिन बुक में 1858 लिखा, पर शुरू 1857 से हुआ था। ठीक है ना? तो यहाँ पे कहते हैं कि सिपॉय म्यूटिनी हुई थी। ठीक है ना? छोटा सा विद्रोह कह सकते हो। वीर सावरकर ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा हुआ है। ठीक है ना? कितना सही है कितना गलत है ये स्टेटमेंट आगे हम लोग पढ़ेंगे, पर मैंने आपको जस्ट जिस्ट दे दिया, क्योंकि क्या अभी मूवी भी रिलीज हुई थी। ठीक है ना? रणदीप हुड्डा थे शायद उस मूवी में जिन्होंने वीर सावरकर का रोल प्ले किया हुआ था। ठीक है, तो इसलिए मुझे वो स्टेटमेंट याद है। तो वीर सावरकर ने कहा था, जो ये सिपॉय म्यूटिनी थी 1858 की, उन्होंने कहा कि इट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1858 और 57 कह सकते हो आप लोग, यहाँ पे सिपॉय म्यूटिनी हुई थी। ठीक है ना? यानी एक छोटा सा सिपाही लोग जो थे उनका विद्रोह था। द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। देखिए क्या था कि 1857 तक, ठीक है,
पूरी तरीके से जो कंट्रोल था यहाँ पे व्यापार करने का, वो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। ठीक है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पूरा का पूरा कंट्रोल कर रही थी। लेकिन जब ये म्यूटनी होती है, जब ये यहाँ पे वॉर होती छोटी सी, ठीक है, तो जो ब्रिटिश क्राउन था, वैसे मैंने बताया ना किंग और क्वीन वहां पे मुख्य होते हैं अभी भी, ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया कि पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी होती है, एज्यूम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा का पूरा दायित्व उन्होंने खुद ले लिया। ठीक है, फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, इंडिया को हम कैसे रूल करेंगे, कैसे वहां पे लॉ एंड ऑर्डर होगा, ठीक है ना, क्या गवर्नेंस रहेगी, कैसी पॉलिसीज होंगी, ये सब कुछ पूरा का पूरा ब्रिटिश क्राउन ने अज्यूम कर लिया हुआ था। ठीक है, सपोज करिए जैसे मान लीजिए मैंने कहा टाटा की कोई कंपनी है, ब्रिटेन में अभी इस्टेब्लिश है, अब वहां पे वो रूल कर रहे हैं। अभी तक पूरा का पूरा जो सारी चीजें रूल करने का है, तरीका है, कैसे रूल करना है, क्या रेवेन्यू कलेक्शन हो, कैसे व्यापार करना है, पूरा का पूरा सपोज करिए कि टाटा कंपनी का था, वो पूरा का पूरा फ्रीडम था उसके पास। पर जब वहां पे छोटा सा विद्रोह होता तब हमारी भारत सरकार कहती है कि हम वहां पे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, पूरा का पूरा कंट्रोल हमारी इंडियन गवर्नमेंट ले लेती। इसका मतलब सिंपल सही है। ठीक है, 1857 तक का टाइम किसका था, कौन कंट्रोल कर रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन फिर क्या होता है 1858 के बाद, 1858 के बाद पूरी की पूरी जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन ले लेता है, आप ये कह सकते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट भी कह सकते हो। ठीक है, वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। The rule continued until India was granted independent on August 15, 1947। और जो क्राउन का रूल था, ठीक है ना, यानी क्वीन और किंग का जो रूल था, वो हमारे भारत में 1947 तक चला, जब तक कि हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिल गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस रूल कंटिन्यूड अंटिल इंडिया वॉज ग्रांटेड इंडिपेंडेंट। जब तक भारत को आजादी नहीं दे दी गई तब तक ये रूल ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पे हमारे यहाँ चलता रहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विद इंडिपेंडेंस, जैसे ही हमको आजादी मिलती है, केम द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें जरूरत महसूस हुई कि हमारा भी क्या होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारा भी संविधान होना चाहिए, कि हमारी जो भारत की ये कंट्री है, हमारी जो इंडिया है, ठीक है ना, इसको हम कैसे रूल करेंगे, कैसे गवर्न करेंगे इसको, हम आजादी तो मिल गई है पर कैसे रूल करेंगे। इसके लिए क्या था कि हमें नीड थी एक कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। हेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मुख्य काम क्या था, संविधान निर्माण करना। ठीक है ना, हमें क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जिम्मेदारी की गई कि यू हैव टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको भारत का संविधान बनाना है, लिखना है उसको। ठीक है, was formed for this purpose in 1946। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कब इसको फॉर्म किया गया, क्या स्पेसिफिक डेट थी, वो सारी सारी चीजें। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए कि जो भारत का संविधान था उसको बनाने के लिए क्या किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई। और जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई थी वो 1946 में बनाई गई थी, 1946 में फॉर्म की गई थी। ठीक है, एंड ऑन जनवरी 26, 1950, और 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फोर्स में आता है। यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू कर दिया गया। हालांकि ये जो संविधान है वो 26 नवंबर को ही बन गया था। ठीक है ना, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 आपका। ठीक है, बनकर के तैयार हो गया था, पर नेहरू जी के कहने पे हमने इसको इम्प्लीमेंट किया 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों हुआ, सारी की सारी चीजें आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, कि 26 नवंबर क्यों संविधान लागू नहीं हुआ, 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ, ये सारी की सारी चीजें हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाउएवर, वेरियस फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हैव देयर रूट्स इन ब्रिटिश रूल। अब देखिए क्या होता है, हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं, बहुत सारी स्केड्यूल हैं। ठीक है ना, बहुत सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं, बहुत सारे पार्ट्स में हमारे संविधान को लिखा गया है। आप सभी को ये पता होना जरूरी है कि इससे पहले तो हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट पास किए। ठीक है ना, इंडियन एक्ट पास किए,
उसमें बहुत सारे प्रावधान उन्होंने दिए हुए थे। तो एक हमको बेसिक सा आइडिया मिल गया था कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप क्या होगा, कैसे हम लोग उसको लागू करेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है, हाउ एवर वेरियस फीचर, बहुत सारी जो विशेषताएं हैं, बहुत सारे फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एंड पॉलिटी के, हैव देयर रूट्स, उनकी जो जड़ें हैं, उनका जो रूट्स है, वो ब्रिटिश रूल में देखने को मिलता है। क्योंकि ब्रिटिश थे ना, उन्होंने बहुत सारे एक्ट पास किए हुए थे, ठीक है, बहुत सारे रूल्स उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हुए थे, उससे हमें एक बेसिक सा आइडिया मिल गया था। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि हमने भी बहुत सारे जो, जैसे आप देख सकते हैं 1935 का जो एक्ट था, ठीक है ना, उससे बहुत सारे प्रावधान हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देयर वर सर्टेन इवेंट्स इन द ब्रिटिश रूल, बहुत सारे ब्रिटिश रूल के दौरान इवेंट्स हुए थे, ठीक है ना। जैसे एक तो मैंने आपको बताया 1857 का हो गया, ठीक है। फिर आप ये कह सकते हैं बंगाल को जो पार्टीशन हुआ था उसको कह सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारे हमने मूवमेंट लॉन्च किए। 1909 का आप कह सकते हो एक्ट था, 1919 का एक्ट था, बहुत सारे उन्होंने रूल्स लेकर के आए हुए थे। तो क्या था, कुछ इवेंट्स हुए ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश यहाँ पे, ब्रिटेन यहाँ पे, या फिर आप ये कहिए ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे। उस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, बहुत सारे इवेंट हुए that let down the legal framework of the organization and functioning of the government and administration in British India। तो उससे क्या होता, बहुत सारे इवेंट्स जो हुए, तो लेट डाउन द लीगल फ्रेमवर्क, यहाँ पे बहुत सारे फिर लीगल फ्रेमवर्क आए, आपको नियम कानून दिए गए, ठीक है ना, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है ना, एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, और हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार, वो कैसे फंक्शन करेगी, कैसे वो काम करेगी, ठीक है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया, और ब्रिटिश इंडिया जो हमारा, अभी तक ब्रिटेन यहाँ पे रूल कर रहा है, इसीलिए इसको ब्रिटिश इंडिया बोला गया, क्योंकि अभी यहाँ पे शासन कौन कर रहा था, ब्रिटेन शासन कर रहा था। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो ब्रिटिश इंडिया है, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी, और कैसे यहाँ पे चीजें ऑर्गेनाइज होंगी, ये सारी की सारी चीजें फिर यहाँ पे दिखाई गई, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क हमारे लिए बनाए गए थे, ठीक है। आगे देखते हैं। दीज इवेंट्स हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, और यही वो सारे बहुत से इवेंट्स हैं जिन्होंने हमारे देश के संविधान को और हमारे देश की राजनीति को, जो पॉलिटी होती है, उसको एक ग्रेट लेवल पे इन्फ्लुएंस किया है, मतलब बहुत ज्यादा प्रभावित किया, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश जब यहाँ पे रूल कर रहे थे, उन्होंने एक लॉ पास किया हुआ था कि आपको बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे आपको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। 1919 में आया हुआ रॉलेट एक्ट आप जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे कुछ नियम ना बनाए जाए, जैसे ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे, कुछ ऐसे नियम कानून ना बना दिए जाए जिससे आम पब्लिक को दिक्कत हो, आम जो हमारी जनता है उसको दिक्कतें हो। उस दौरान जो चीजें हुई, उस दौरान जो घटना घटी थी, उससे हमने बहुत कुछ सीखा। उस आधार पे हमने क्या किया कि उसने, जो इवेंट हुए थे उस दौरान पे, उन्होंने हमें इन्फ्लुएंस किया हुआ था, और उन्हीं इवेंट्स के आधार पे हमारे देश का जो संविधान और हमारे देश की राजनीति है वो प्रभावित हुई। और उसी चीजों को देखते हुए हमने ऐसे नियम कानून बनाए कि वो घटनाएं जो पहले हुई थी फिर से ना हो सके, ठीक है। तो वो सारी चीजों ने हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था, बहुत ज्यादा हमें प्रभावित किया हुआ था, ठीक है। दे आर एक्सप्लेन्ड हियर इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अंडर टू मेजर हेडिंग, क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या क्या नियम कानून आए हुए थे, उसको हम दो पार्ट में देखेंगे। दो पार्ट में हम इसको देख सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं टू मेजर हेडिंग्स में, ठीक है। तो देखिए ये दो मेजर हेडिंग्स क्या हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि 1773 से 1858 तक कंपनी ने रूल किया हुआ था, मतलब अभी तक यहाँ पे जो भी फंक्शन कर रहे थे, कैसे व्यापार करना है, कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करने हैं, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, अभी तक कंपनी का रूल चल रहा था, ठीक है। 1773 से आप देख सकते हैं 1858 तक, ठीक है, लगभग आप ये कह सकते हो 90 साल, ठीक है, ब्रीफली मैं आपका हो तो 90 ईयर्स तक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो कंपनी का रूल था वो चल रहा था, ठीक है। लेकिन 1858 से 1947 तक क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन का रूल चल रहा था, यानी ब्रिटेन की पार्लियामेंट हमारे लिए नियम कानून बना रही थी, और कैसे रूल करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कैसे ऑर्गेनाइजेशन हो कंट्री का, ये सब कुछ अब किसके हाथ में था, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। क्राउन यहाँ पे यानी वहां का जो राजा था, या फिर आप ये कह सकते हो वहां की जो पार्लियामेंट थी,
वो हमारे लिए नियम और कानून बना रहे थे। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे देखिए एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, एक तरफ देखिए लिखा हुआ है ब्रिटिश क्राउन, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, और यहाँ पे किसका रूल देख सकते हो, क्राउन का रूल था। यानी कि यहाँ पे ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है वो रूल कर रही थी, और इधर साइड पे आप देख सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। तो सबसे पहला एक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पास किया था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट लाया 1784 में। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था। उसके बाद चार्टर एक्ट आया 1833 का, और चार्टर एक्ट फिर आता 1853 का आता है। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हो। ठीक है, कि सभी में लास्ट में थ्री थ्री आया हुआ, 73 है, फिर 1813 है, 1833 है, और 1853 है। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना 1784 है, 1784 लिखा हुआ है, तो आपको तीन तीन याद करना है। और यहाँ पे देखोगे अगर तो 20-20 ईयर का गैप है। ठीक है ना, यहाँ पे आप अगर देखो तो 20-20 ईयर से गैप है, 1813, 1833, 1853। ठीक है, 20 ईयर से गैप। आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हो, याद कर सकते हो, नाम सभी का सेम है, चार्टर एक्ट सभी जगह लिखा हुआ, तो उससे कुछ इशू आपको नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इससे क्या प्रोविजंस होते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो यहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो रूल कर रही थी। जितने भी नियम कानून बनाए थे ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाए थे। और 1857 में क्या हुआ, सिपॉय म्यूटिनी हो गई, या फिर आप ये कह सकते हो 1858 में सिपॉय म्यूटिनी हुई। अब यहां से कौन एज्यूम कर रहा है, रेगुलेट कौन करेगा, हमारा क्राउन, हमारा तो नहीं कहेंगे, ब्रिटिश का जो क्राउन है वो रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, फिर ब्रिटेन की जो क्राउन थी, पार्लियामेंट थी, उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया 1861, 1861 में आता है। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और सबसे लास्ट जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है, तो छह जो एक्ट कह सकते हो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पास किया हुआ था। ठीक है, आप ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी लिखते हो, थ्री वर्ड्स इसमें है, ऐसा समझो 3 into 2, तो इन्होंने छह एक्ट पास किए हुए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने छह एक्ट पास किए हुए थे। ठीक है ना, और आप लोग क्राउन लिखते हो। ठीक है ना, क्राउन की आप लोग बात करते हो तो क्राउन में पांच वर्ड होते हैं, तो आप ध्यान रखिए क्राउन ने पांच एक्ट यहाँ पे पास किए हुए थे। ठीक है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, तीन वर्ड्स हैं, तो इन्होंने छह एक्ट पास किए, क्राउन में टोटल पांच वर्ड है, तो क्राउन ने पांच एक्ट पास किए। ये जो आप देख सकते हो, ठीक है ना, सभी के सभी जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने पास किए हुए थे, और इधर के सभी जितने हैं उसको हमारे ब्रिटेन की पार्लियामेंट या फिर क्राउन ने पास किए हुए थे। ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। जो हमारा अगली क्लास होगी, हमारा अगला लेक्चर होगा, वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में होगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इससे क्या प्रावधान थे। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा जाता है, क्या क्या इसमें चीजें इंक्लूड थी, ठीक है ना, उसका हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ा उस टाइम पे, वो सारी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ पहला लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और एक चीज आप लोग ये कर सकते हैं, जिसके पास भी बुक होती है, ठीक है ना, जैसे अभी मैंने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का थोड़ा सा मैंने जिस्ट आपको दिया हुआ है, आप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक बार पढ़िए। ठीक है ना, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, थोड़ी बहुत चीजें समझिए, उसके बाद जब लेक्चर आ जाए तो पूरा आप पढ़ लीजिए, एक बार फिर अपने से पढ़िए, लेक्चर देखने के बाद नोट्स बनाइए, पढ़िए, तो आपको सारी सारी चीजें पूरी डिटेल में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, एक बार अपने से पढ़ो, फिर यहाँ पे पढ़ लो, और उसके बाद एक बार अपनी नोट्स बना के रिवीजन करो। ठीक है, यही स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। ठीक है, चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। जय हिंद।